हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 6 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 8 के एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो लेसन नंबर 8 जो था हमारा था फिजिकल पॉलिसी के ऊपर, जिसका मैं इंट्रोडक्शनल वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ। जिसने तक वो वीडियोस ना देखी हूँ पहले जाके वो वीडियो जरूर देख लेना। क्यों? क्योंकि इंट्रोडक्शनल वीडियो में एक तरह से प्रोजेक्टर क्या होता है, ब्रीफ होता है। लेकिन हाँ, आज की वीडियो फिर भी हाईली इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज हम बात करेंगे फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया, यानी कि इंडिया की फिजिकल पॉलिसी कैसी है, उसने कैसे इंडिया की जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स थी उनको दूर किया, ठीक है, उसके इंपैक्ट क्या क्या रहे, वो सब हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, तो ध्यान से देखना, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836333 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। जो हमारा आज का कंसेप्ट है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया, उसका पॉइंट क्या आता है वो समझते हैं। तो फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया एनकम्पासेस गवर्नमेंटल स्ट्रेटजीज इन्वॉल्विंग टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर टू गाइड द इकोनॉमी। तो हमने बात करी कि जो फिजिकल पॉलिसी उसका मेन काम क्या है। एक तो है हमारे पास मेन काम टैक्सेशन की, जो टैक्स रेट है वो कैसा चल रहा है, टैक्सेशन काफी इंपॉर्टेंट काम। दूसरा पब्लिक एक्सपेंडिचर। देखो टैक्सेशन वो सिस्टम होता है जिसके जरिए गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं अपना पैसा इकट्ठा करती है। नहीं, गवर्नमेंट का रिवेन्यू सिस्टम जो सबसे अच्छा रिवेन्यू सिस्टम होता है वो क्या होता है, टैक्सेशन होता है। और गवर्नमेंट जो पैसा खर्च करती है उसको क्या बोलते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर। यानी कि मैं यहाँ पे ये बात करता हूँ, तो फिजिकल पॉलिसी है उसका मेन इंपॉर्टेंट काम ये है कि गवर्नमेंट के पास पैसा आ कहाँ से रहा है, यानी कि टैक्सेशन सिस्टम कैसा है इंडिया का। दूसरा, गवर्नमेंट इस पैसे खर्च किस किस प्रकार से कर रही है, वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। तो वो हमारा किसके अंदर बनता है, फिजिकल पॉलिसी के अंदर, ठीक है। इसके जरिए कहीं ना कहीं जो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट है वो इकोनॉमिक गवर्नेंस करती है। तो दिस मैकेनिज्म इज क्रूशियल फॉर इकोनॉमिक गवर्नेंस, कि हमारी जो इकोनॉमी है वो किस प्रकार की हो जाएगी। शेपिंग हाउ गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स आर टू अचीव स्पेसिफिक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जहां पे हम ये देखते हैं कि कैसा जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू सिस्टम है वो कहां से आ रहा है, पैसा कहां से आ रहा है, और उस पैसे को खर्च किस तरीके से कर रहे हैं ताकि हम जो है अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएं। यानी कि एक तरह से कह सकता हूं अपने इकोनॉमिक गोल को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट जो है किस प्रकार से रेवेन्यू जनरेट कर रही है और किस प्रकार से उस पैसे को खर्च कर रही है, वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। और वो सब किसके अंदर आता है, फिजिकल पॉलिसी के अंदर। इसके अलावा अगला जो पॉइंट है वो क्या है, यूटिलाइज्ड इन टेंडम विद मॉनेटरी पॉलिसी। अब यहाँ पे हमारा कुछ ना कुछ रोल मॉनेटरी पॉलिसी का भी होता है साथ में, तो विच इज मैनेज्ड बाय सेंट्रल बैंक। लेकिन जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसे कौन मैनेज करता है, सेंट्रल बैंक। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इंडिया के अंदर ये जो काम है मेनली कौन करता है, आरबीआई। क्योंकि आरबीआई हमारे पास क्या है, सेंट्रल बैंक है हमारा, यानी कि बैंकर्स बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, वो यहाँ पे मेन चीजें प्ले करता है किसको लेके, मॉनेटरी पॉलिसी को लेके। फिजिकल पॉलिसी एम्स टू सस्टेन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इसके अलावा जो फिजिकल पॉलिसी का काम है उसका एक एम ये भी है कि कहीं ना कहीं वो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश करता है लॉन्ग टर्म में, जिसकी हमने बात की भी थी कि प्राइस को स्टेबल रखना, ठीक है, वो काम किसका है, वो काम भी मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी का ही होता है कि प्राइस जो है जो ज्यादा ना तो ऊपर जाए और ना ही बहुत ज्यादा कम हो जाए, ठीक है। यानी कि ना तो ज्यादा इन्फ्लेशन होनी चाहिए ना ही ज्यादा डिप्रेशन होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही जो है कहीं ना कहीं इकोनॉमी को डिप्रेशन या फिर रिसेशन की तरफ लेके जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फिजिकल पॉलिसी एंड प्रोपेल इकोनॉमिक ग्रोथ, और इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए भी यूज करते हैं। इट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसेस द नेशंस डेवलपमेंटल पाथ, और एक कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं नेशन के डेवलपमेंटल पाथ को, ठीक है। अगर हम इस पॉलिसी को ढंग से यूज करते हैं तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो हमारी जो इकोनॉमी है वो काफी ज्यादा होगी, ग्रो करेगी। लेकिन वहीं अगर आपने पॉलिसी को ढंग से यूज नहीं किया तो इकोनॉमी जो है ग्रो नहीं होगी अच्छे तरीके से, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देखना वो भी इसका काम है। एंड सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस, ये भी हमारा क्या बनता है, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे बनता है। अब सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस का मतलब यहाँ पे क्या है कि भाई ऐसे चैलेंजेस जो कहीं ना कहीं सोशल लेवल पे भी आते हैं और इकोनॉमिक लेवल पे भी आते हैं। ऐसे में अगर बात करो इनइक्वालिटी की, अब इनइक्वालिटी दो प्रकार की होती है। अगर मैं पैसों को लेकर बात कर रहा हूँ तो भाई पैसों को लेकर अगर हम बात की जाएगी तो भाई वो इनइक्वालिटी कैसे है कि भाई रिसोर्सेज जो है या फिर जो इनकम है वो लोगों के बीच में प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है। और इनइक्वालिटी जो है वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन भी शो करती है। तो डिस्क्रिमिनेशन की वजह से भी हम जो बोल सकते हैं कि कंट्री के अंदर इनइक्वालिटीज हैं, यानी कि जहां पे कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, जेंडर के नाम पे भेदभाव हो सकता है, ठीक है। तो वो चीजें
तो ये कहीं ना कहीं सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस को भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉन्कर करने की कोशिश करती है या फिर सोल्व करने की कोशिश करती है। अब आते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि फिजिकल पॉलिसी जो है वो हमारी कैसे कैसे डेवलप हुई, किस किस प्रकार से यहाँ पे चीजें चल रही हैं फिजिकल पॉलिसी के अंदर। ठीक है, अब पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है, कोर एलिमेंट्स एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, कि भाई कोर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं फिजिकल पॉलिसी के। दूसरा, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस किस प्रकार का है फिजिकल पॉलिसी का। तो फिजिकल पॉलिसी सजेस्ट दैट गवर्नमेंट्स कैन एडजस्ट मैक्रो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बाय अल्टरिंग टैक्स लेवल्स एंड पब्लिक स्पेंडिंग। इसका मतलब ये है कि फिजिकल पॉलिसी ये सजेस्ट करती है कि गवर्नमेंट जो है वो कभी भी मैक्रो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को यहाँ पे ठीक कर सकती है, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को अपने हिसाब से चेंज कर सकती है। वो कैसे, अपने रिवेन्यू को चेंज करके, यानी कि अपने टैक्सेशन सिस्टम को चेंज करके। इसके अलावा एक तरीका और होता है यहाँ पे, वो क्या, ये जो टैक्सेशन सिस्टम चेंज कर सकती है क्योंकि उससे रिवेन्यू सिस्टम चेंज होगा, लेकिन कई बार गवर्नमेंट जो अपना एक्सपेंडिचर भी चेंज करती है। ठीक है, एक्सपेंडिचर कैसे चेंज करती है, पब्लिक स्पेंडिंग को कई बार इंक्रीज कर देती है, कई बार डिक्रीज कर देती है। ठीक है, तो वो चीज इसी तरीके से जो है गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली चीजों को चेंज करती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आता है, बैलेंसिंग डेवलपमेंट एंड फिजिकल हेल्थ। पहला क्या था, बैलेंसिंग डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट का बैलेंस बना के रखना, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। और डेवलपमेंट का बैलेंस कब बनता है, उसके बनने का एक रीजन ये है कि कहीं ना कहीं हमें कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो हर एक सेक्टर की इक्वली हो रही है, चाहे वो हमारा प्राइमरी हो, चाहे वो हमारा सेकेंडरी हो, चाहे वो हमारा टर्शियरी हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बैलेंसिंग डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट में जो बैलेंस होना चाहिए। दूसरी बात, जो भी रिसोर्सेज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करती है गवर्नमेंट। ठीक है, वो चीज आती है। अब फिजिकल हेल्थ किस प्रकार का होता है वो समझते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है, तो बैलेंसिंग द नीड फॉर एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इन्वेस्टमेंट। मतलब यहाँ पे में नीड किसकी होती है कि हम जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को इजीली डेवलप कर पा रहे हैं एंड सोशल इन्वेस्टमेंट्स वो भी हो रही हैं। सोशल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि जैसे रोड्स अच्छे हो रहे हैं, ठीक है, सड़कें अच्छी हो रही हैं, पब्लिक पार्क्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, पब्लिक स्कूल्स है जो गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप हो रहे हैं। और यही नहीं, गवर्नमेंट सोशल इन्वेस्टमेंट पर भी ध्यान दे रही है विद मेंटेनिंग फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और साथ में अपना फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले कर रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि रिवेन्यू कम है एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसा बार बार हुआ तो कहीं ना कहीं जो बजट है वो डेफिसिट में जाता रहेगा। और अगर बजट डेफिसिट में गया तो गवर्नमेंट को करना क्या पड़ेगा, या तो गवर्नमेंट लोन लेगी। अब लोन दो तरीके हैं, तो आरबीआई से, ठीक है, या फिर वर्ल्ड बैंक से। तो और दोनों चीजें जो है कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए खतरनाक होती हैं। तो गवर्नमेंट कोशिश करती है कि वो जो है वो बैलेंस मेंटेन रखेगी। फिजिकल मतलब फिजिकल मैनेजमेंट भी क्या होगा, सही होगा, ताकि पैसों से रिलेटेड दिक्कत ना आए कंट्री के अंदर। ठीक है, ऐसा ना हो कि बजट डेफिसिट बहुत ज्यादा हो जाए। तो वो चीज, तो impacts of physical policy extend into broader economic trends and also influence monetary policy settings। इसके अलावा जो फिजिकल पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं एक्सटेंड भी होती है into broader economic trends, इकोनॉमिक ट्रेंड के हिसाब से। इसके अलावा वो इन्फ्लुएंस भी करती है मॉनेटरी पॉलिसी की सेटिंग्स को। ठीक है, तो ये भी चीज ध्यान रखना कि जो ये वाली पॉलिसी है फिजिकल पॉलिसी, वो मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर भी एक बड़े लेवल पे इंपैक्ट डाल सकती है और डालती भी है। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है वो आता है हिस्टोरिकल एंड कंटेम्परेरी कॉन्टेक्स्ट। अब थोड़ा बात कर लेते हैं हिस्टोरिकल पॉइंट के ऊपर। अगर आप बात करो हिस्टोरिकल पॉइंट की, इसका मतलब क्या है कि फिजिकल पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ आज की बनाई हुई नहीं है। फिजिकल पॉलिसी बहुत पहले से चल रही है, यानी कि फिजिकल पॉलिसी को हमने हर एक क्राइसिस में यूज किया, जितने भी क्राइसिस हुए। ठीक है, हर एक तरीके से जब भी हम किसी भी क्राइसिस से बाहर आए, चाहे वो 2008 का क्राइसिस था जिसको हम क्या बोलते हैं .com बबल, चाहे वो कोविड का क्राइसिस था, हर एक क्राइसिस में ना इस मेथड ने हमारी हेल्प करी है उस क्राइसिस से उभरने के लिए। तो ये तो हो गया इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। अब समझते हैं कंटेम्परेरी। तो स्पेशली ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, जैसे मान लो कई बार इकोनॉमिक डाउनटर्न्स आए, फॉर एग्जांपल ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, ठीक है, या फिर फिजिकल पॉलिसी हैज बीन पिवटल इन द स्टेबलाइजिंग फाइनेंशियल सिस्टम्स। तो यहाँ पे जो है ना फिजिकल पॉलिसी है उसने कहीं ना कहीं स्टेबलाइज किया फाइनेंशियल सिस्टम को, स्टिमुलेटिंग ग्रोथ को लगातार ठीक करने की कोशिश करी, और प्रोटेक्टिंग वनरेबल पॉपुलेशन। ठीक है, ये पॉपुलेशन है, ठीक है, तो और कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी लोगों के सोशल गोल्स को या फिर सोशल अचीवमेंट्स को। तो वो काम भी किसने किया, फिजिकल पॉलिसी ने यहाँ पे किया। तो फिजिकल पॉलिसी जो कंप्लीटली जो है वो कहीं ना कहीं सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में हेल्प करता है।
इसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, टाइप्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी के सिर्फ मात्र दो ही टाइप होते हैं, एक होता है एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी, दूसरा होता है हमारा यहाँ पे, ठीक है, दूसरा पॉइंट कौन सा हमारे पास यहाँ पे, ऐसा एक पॉइंट तो हमारा क्या है एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी, और दूसरा था कॉन्ट्रैक्शनरी, ठीक है। अब एक्सपेंशनरी जो वर्ड है वो किससे बना हुआ है, हमारा एक्सपेंशन से, दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन, वो किससे का मतलब है, एक जिसमें सिकुड़ जाएगा। अब एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी होगा, इस बात का यहाँ पे मतलब क्या है, टर्म्ड एज लूज एम्स टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड। यहाँ पे जो है एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने की कोशिश की जाती है थ्रू हाइटेंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। कैसे, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को इंक्रीज करके। इसका मतलब जब हम बात करते हैं एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी की, तो वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो अपने पैसों को खर्च ज़्यादा करती है ताकि कहीं ना कहीं लोग जो है, ताकि पब्लिक स्पेंडिंग को बढ़ाया जा सके, ठीक है, स्पेंडिंग बढ़ेगी, ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड ही बढ़ेगा क्योंकि लोग डिमांड करेंगे, क्योंकि जब खर्चा होगा तो लोग डिमांड भी करेंगे, ठीक है, तो सिंपल सी बात है। तो इस चीज़ को करने के लिए ना हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी को यूज करते हैं। कन्वर्सली बिल्कुल इसका उल्टा है, कॉन्ट्रैक्शनरी और टाइट फिजिकल पॉलिसी। यहाँ पे यानी कि गवर्नमेंट यहाँ पे ना कंजूस बन जाती है ना। गवर्नमेंट कंजूस बनने का मतलब क्या है, गवर्नमेंट पैसा बिल्कुल खर्च नहीं करेगी, ठीक है, और गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगी, इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं अपनी स्पेंडिंग्स को कम कर दिया है, अपनी स्पेंडिंग कम कर लिया, तो एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वो चीज होती है। तो कॉन्ट्रैक्शनरी और टाइट फिजिकल पॉलिसी सीक्स टू रिड्यूस डिमांड, तो डिमांड कम हो जाएगी थ्रू डिक्रीज स्पेंडिंग, जहाँ पे स्पेंडिंग भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके अलावा इंक्लूड प्रोवाइडिंग पब्लिक गुड्स। अब एक ऐसा होता है, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, एक तो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करते हैं पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स यानी कि जो भी पब्लिक फैसिलिटीज है ना, जो भी आपको कहीं ना कहीं आपको लगता है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वो सब क्या है हमारे पास यहाँ पे पब्लिक गुड्स के अंदर आता है, चाहे वो पब्लिक हॉस्पिटल्स हो, पब्लिक स्कूल्स हो, पब्लिक पार्क्स हो, रोड सिस्टम, रोड वगैरह हो, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, सब चीज़ें, ठीक है। स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी इन शॉर्ट टर्म, और यहाँ पे गवर्नमेंट जो है फिजिकल पॉलिसी को यूज़ करती है शॉर्ट टर्म में इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए भी, ठीक है। शॉर्ट टर्म स्टेबलाइजिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, प्राइस कंट्रोल, ना तो प्राइस ज़्यादा बढ़ने चाहिए, ना ही प्राइस ज़्यादा कम होने चाहिए। एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ को प्रमोट करने पर ध्यान देती है। एंड पॉवर्टी इन लॉन्ग टर्म, यानी कि लॉन्ग टर्म में दो ही मोटिव होते हैं, एक तो सस्टेनेबल ग्रोथ हो, सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर पहले ही बहुत बात कर चुका हूँ, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा ग्रोथ, ठीक है, जो हमेशा टिका रहे, सस्टेन कर पाए उस ग्रोथ, उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ। एंड पॉवर्टी इन लॉन्ग टर्म, और पॉवर्टी कंट्रोल करना भी क्या है, काफी जरूरी है, क्योंकि हमारे इकोनॉमी की एक मेजर प्रॉब्लम जो है पॉवर्टी भी है, ठीक है, तो उसका बहुत से कारण हो सकते हैं, इनइक्वालिटी भी हो सकता है उसका एक कारण, तो पॉवर्टी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और पॉवर्टी को कंट्रोल करने दो चीजें कंट्रोल करनी पड़ेंगी, एक इनइक्वालिटी, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट, तो इन लॉन्ग टर्म। इसके अलावा फोकस ऑफ दीज पॉलिसीज कैन वेरी ग्रेटली डिपेंडिंग ऑन अ कंट्रीज इकोनॉमिक साइकिल। यही नहीं, जो इस पॉलिसीज का जो फोकस है वो डिपेंड भी करता है ये कंट्री का इकोनॉमिक साइकिल किस प्रकार का चल रहा है, या फिर डेवलपमेंटल स्टेज जो है वो किस प्रकार का है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई बिल्कुल अंडर डेवलप्ड कंट्री है, तो उसको फिजिकल पॉलिसी है जो उसके तरीके अलग होंगे यूज करने के, जो डेवलपिंग नेशन है उसके तरीके अलग होंगे, और जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके तरीके अलग होंगे, ठीक है, इस पॉलिसी को यूज करने के। एंड स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी सच एज डेमोग्राफिक शिफ्ट एंड नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, इस पर भी डिपेंड करता है कि हम इस पॉलिसी को कैसे यूज करेंगे, ठीक है, यानी कि जो हमारा डेमोग्राफिक है, यानी कहाँ पे कैसी लैंड है, कहाँ पे किस प्रकार के लोग रह रहे हैं, उन सब पर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा नेचुरल रिसोर्स की अवेलेबिलिटी, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्स है वो किस प्रकार के अवेलेबल है, कहाँ पे कितने अवेलेबल है, उस पर भी डिपेंड करता है फिजिकल पॉलिसी का, ठीक है। तो ये हमारे कुछ मेन पॉइंट है टाइप्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी के अंदर। अब आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, फिजिकल ऑपरेशंस एंड देयर इंपैक्ट्स। अभी सिर्फ इतने पॉइंट नहीं है, पॉइंट अभी बहुत सारे हैं, ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं वीडियो लंबी है, ठीक है, तो इन सबको यूज करके फिर हम उन पॉइंट को के ऊपर भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो फिजिकल ऑपरेशंस एंड देयर इंपैक्ट्स। तो फिजिकल पॉलिसी इन्वॉल्व्स इंट्रिकेट एलिमेंट्स सच एज टैक्स पॉलिसी। तो फिजिकल पॉलिसी जो है वो इन्वॉल्व करता है यहाँ पे इंट्रिकेट एलिमेंट्स सच एज टैक्स पॉलिसी। यहाँ पे हम बात करते हैं टैक्स सिस्टम के बारे में, तो टैक्स पॉलिसी किस प्रकार की है, स्पेंडिंग इनिशिएटिव्स किस प्रकार के, यानी कि जो खर्चा है वो किस तरीके से हो रहा है। तो टैक्स सिस्टम में क्या आ गया, रिवेन्यू, तो भाई रिवेन्यू जो है वो कैसा आ रहा है, ठीक है, और जो कौन सा ग्रुप है, चाहे वो हमारा अपर क्लास है, चाहे वो लोअर क्लास है, चाहे वो मिडिल क्लास है, वो किस तरीके से टैक्स पे कर रहा है, तो क्या रिवेन्यू सिस्टम के अंदर, टैक्स पॉलिसी के अंदर। फिर आता है स्पेंडिंग इनिशिएटिव किस प्रकार के हैं, फिर आता है इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज जो हैं वो किस प्रकार की हैं, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो कितना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है और कितना डिसइन्वेस्ट कर रही है, वो स्ट्रेटजीज कैसी हैं, वो आता है इस पॉलिसी के अंदर ही। एंड मैनेजिंग, ठीक है, नेशनल डेट, और जो नेशनल डेट है या फिर सरप्लसेस है, अब डेट का मतलब क्या होगा, कर्जा, कि भाई वो चाहे कर्जा आरबीआई का हो, चाहे वो कर्जा वर्ल्ड बैंक का हो, तो वो किस प्रकार कर्जा है, और उससे कर्जे को कवर करने के लिए गवर्नमेंट क्या गया, इकोनॉमिक पॉलिसीज वगैरह बना रही है। इसके अलावा अगर हम सरप्लस में है तो सरप्लस में कितना है, और सरप्लस का जो है फ्यूचर में कैसे यूज किया जाएगा,
जाएगा, वो सब काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। दीज कंपोनेंट्स आर इंटीग्रल टू कंट्रीज ब्रॉडर इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मिलकर ना कंट्री का इकोनॉमिक फ्रेमवर्क डिटरमाइन करते हैं एंड क्लोजली इंटरलिंक्ड विद इट्स ओवरऑल इकोनॉमिक पॉलिसी स्ट्रेटेजी। और यही नहीं, कहीं ना कहीं वो हमारी ओवरऑल इकोनॉमिक पॉलिसी स्ट्रेटेजी बनाने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स सरपासेस इट्स रेवेन्यू, तो हम सबको पता है वो कौन सा पॉइंट होता है, वो कहीं ना कहीं डेफिसिट का पॉइंट होता है। यानी कि जब गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है यहाँ पे, देखो व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स सरपासेस इट्स रेवेन्यू, यानी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जो है उसके रेवेन्यू ज्यादा हो गए, यानी कि पैसा आ कम रहा है, पैसा खर्च ज्यादा हो रहा है। इट रिजल्ट इन डेफिसिट नेसेसिटिंग बोरोइंग फ्रॉम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सोर्सेज। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं अब उधार लेना पड़ेगा। वही लॉजिक वाली बात है भाई, आप अपने घर में मान लो, आप अपने घर का एग्जांपल लो, किसी घर का एग्जांपल ले लो, जिस पर्सन की इनकम कम है और उसे खर्च ज्यादा है, तो खर्चे करने के लिए क्या करेगा, या तो कहीं ना कहीं से उधार लेगा। अब वो उधार लेने के लिए बहुत से तरीके हैं, हो सकता है भाई कि दोस्तों से मांग ले, गरीब मोहल्ले में ये से मांग ले, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूज कर ले, बैंक से लोन ले ले। तो वही चीज यहाँ पे है कि गवर्नमेंट को भी अगर अपने खर्चे पूरे करने हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं पैसा क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा फ्रॉम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सोर्सेज। डोमेस्टिक में आरबीआई आ सकता है और इंटरनेशनल सोर्सेज में आईएमएफ यानी कि वर्ल्ड बैंक आ सकता है, जिसको हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं, और ड्रॉइंग ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ठीक है, और कहीं ना कहीं अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को भी यूज कर सकता है। अब यहाँ पे एक दिक्कत आती है कि अगर बोरोइंग ज्यादा हुई तो क्या होगा हमारी कंट्री की इकोनॉमी के साथ, तो एक्सेसिव गवर्नमेंट बोरोइंग कैन लीड टू सेवरल इकोनॉमिक चैलेंजेस। ठीक है, तो अगर ज्यादा बोरोइंग हो रही है तो उसकी वजह से कुछ सेवरल इकोनॉमिक चैलेंजेस आएंगी, इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन। फॉर एग्जांपल महंगाई बढ़ सकती है, महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, तो महंगाई बढ़ सकती है। डेट क्राइसिस, भाई हम कर्जे के ट्रैप में फंस सकते हैं, हो सकता है इतना कर्जा ले लिया कभी चुकाना मुश्किल हो जाए। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की हालत देख लो भाई, है ना, इतना फालतू कर्जा ले रखा है, हर चीज के लिए कर्जा लिया जा रहा है, उस टाइम तो वॉर हो रही है उसके लिए भी कर्जा दिया जा रहा है उसे। ठीक है, तो डेट क्राइसिस और क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्यों होता है भाई, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो कहीं ना कहीं दिक्कत में आ जाए। ठीक है, वेयर हाई गवर्नमेंट डिमांड फॉर फंड्स एलिवेट्स इंटरेस्ट रेट। और यही नहीं, अगर गवर्नमेंट ने ज्यादा डिमांड कर दी पैसों की तो भाई इंटरेस्ट रेट भी बढ़ सकते हैं। डिटरमाइनिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को भी शो करता है, डिटरमाइन करता है। तो ये सब कुछ दिक्कतें थी जब गवर्नमेंट की बोरोइंग जो है क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि एक सिंपल सी बात है, चाहे लोगों की बोरोइंग बढ़ती है तो वो पर्सन फंसता है, यहाँ पे अगर गवर्नमेंट की बोरोइंग बढ़ेगी तो पूरी कंट्री फंसेगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं परेशान हो सकते हैं अगर हमारे खर्चे यानी कि गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रही है और गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या है, कम है। और जनरली ऐसा होता नहीं है, गवर्नमेंट शो जरूर करती है। अगर आप ट्रांसपेरेंट वे समझो इस चीज को तो भाई हमारा टैक्सेशन सिस्टम में इतना ज्यादा पैसा कलेक्ट होता है, लेकिन क्या गवर्नमेंट उसे इफेक्टिवली खर्च कर पाती है, क्योंकि पैसा जो है वो काम में लगता ही बहुत कम है। बीच के लोग जो है ना, मीडिएटर्स वहां पे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अपना हिस्सा, अपना कमीशन बीच से उड़ा के ले जाते हैं। ठीक है, तो कहने वाली बात है कि 100% पैसा एलोकेट होता है किसी काम के लिए, लेकिन उस 100% पैसों में से सिर्फ मेरे हिसाब से 20% उस काम में लगता होगा, 80% पैसा जो है उस बीच में जो चेन बनती है वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है लोगों के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से जो है टैक्स का कहीं ना कहीं मिसयूज किया जाता है। सब तो नहीं बोलूंगा मैं, सब ऑफिसर्स करप्ट नहीं होते, पर ज्यादातर जो है ना वो उस सेक्टर में क्या करप्ट है, पॉलिटिशियंस भी और यहाँ पे हमारे चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वो भी। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, क्योंकि ये सब चीजें मैं यूं ही नहीं बोल रहा। डाटा आता है कि भाई एक आईएएस ऑफिसर पकड़ा गया, उसके पास इतनी घूस मिली, ठीक है, और भी चीजों बहुत सारा डाटा आता है कि भाई कहीं पे छापा मारा, कहीं पे रेड करी, ठीक है, वहां से इतना पैसा निकाला गया। वो सब कैसे निकलता है? वो पैसा भाई कोई यूं तो है नहीं कि बिल्कुल आपने व्हाइट मनी कमा के इकट्ठा किया था, वो सारा ब्लैक मनी था। ठीक है, तभी तो गवर्नमेंट ने रेड डाली वहाँ पे, तो वो चीजें हैं। ठीक, तो अब मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। ठीक है।